मित्रों नमस्कार। हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले लेक्चर में दक्षिणी अमेरिका के पठारों के बारे में। आज उसी के आगे हम लोग बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में। बिना समय गंवाए हम लोग सीधा टॉपिक को शुरू करते हैं। बाकी की बातें हम लोग आपस में करते रहेंगे लेक्चर के दरमियान। देखते हैं, इधर देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और इसके इधर आप देख रहे होंगे पूरा ये है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, और इधर क्या है अटलांटिक महासागर, और ऊपर की तरफ इधर क्या है कैरेबियाई सागर। ठीक है, और नीचे आएंगे तो यहाँ कुछ द्वीप मिलेंगे जैसा कि आपको बताए थे, फॉकलैंड वगैरह के बारे में बताए थे। और उसके नीचे आएंगे तो कुछ जैसे ड्रैगन पास वगैरह। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अंटार्कटिका महाद्वीप मिलेगा। ठीक है, तो ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जिसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है ना। हम लोग बात करेंगे कुल मिलाकर के आज नदियों के बारे में, दक्षिणी अमेरिका के अपवाह तंत्र के बारे में, ड्राइनेस पैटर्न के बारे में आज बात करने चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक टॉपिक थोड़ा सा यहाँ पर बता देना चाहते हैं मरुस्थल के बारे में। यहाँ एक मरुस्थल है, ठीक है, इसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। क्या नाम है? अटाकामा मरुस्थल डेजर्ट। ठीक, ध्यान से समझिएगा, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, इस वजह से आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं। अटाकामा मरुस्थल है कहाँ? तो ये चिली में है। इधर चिली है, इधर क्या है अर्जेंटीना है। आपको मैपिंग में पहली ही क्लास में इसमें बताए थे जब दक्षिणी अमेरिका पढ़ाना शुरू किए थे। ये जो है यहाँ पर आप जानते हैं एक ठंडी जलधारा चलती है, इसका नाम है हम्बोल्ट की जलधारा। क्या नाम है? हम्बोल्ट की जलधारा चलती है यहाँ। और ये कैसी जलधारा है? यह है एक ठंडी जलधारा। अब ठंडी जलधारा के प्रभाव में अगर यह मरुस्थल आएगा तो जाहिर सी बात है यह कैसा मरुस्थल हो जाएगा? एक ठंडा मरुस्थल हो जाएगा, जिसे हम शीत मरुस्थल कहते हैं। यहाँ की जो हवाएं चलती हैं वो ठंडी होती हैं। कैसी हवा? ठंडी और शुष्क हवाएं चलती हैं। ठीक है, और क्या विशेषता है इसके बारे में? ये अगर देखा जाए तो अटाकामा के बारे में, तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। एग्जाम में खूब पूछा गया है यहाँ से प्रश्न कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे? अटाकामा मरुस्थल है। क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। यहीं अटाकामा मरुस्थल के बगल में एक स्थान है, इसके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, यह अटाकामा मरुस्थल के बारे में ना पूछ करके इससे लगा हुआ एक छोटा सा स्थान है, इसका नाम है अरिका। क्या नाम है? यहाँ लिख दे रहा हूं, अरिका है। अरिका कैसा स्थान है? विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। कैसा है ये? विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, शुष्कतम स्थान कौन सा है यहाँ का? तो देखेंगे अरिका। और जो है अटाकामा मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो है किसके बारे में पूछा गया है? एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है अटाकामा मरुस्थल के बारे में। चिली में है, हम्बोल्ट जलधारा का प्रभाव है। हम्बोल्ट कैसी है? ठंडी और शुष्क जलधारा है। तो ये एक मरुस्थल था जिसको बताना जरूरी था, इस वजह से हमने इसको बताया। ठीक है, ये है कहाँ? तो इधर देखेंगे ना आप, तो एंडीज पर्वतमाला है, तो एंडीज से लगा हुआ है। ठीक है, एंडीज के पास में पड़ता है अटाकामा मरुस्थल। अब हम लोग बात करेंगे नदियों की। ये टॉपिक छूटी हुई पिछली बार। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे नदियों की, अपवाह तंत्र की। इसको आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा। अच्छा, हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि जगह कम है। अब हम लोग देखेंगे नदियों के बारे में, ऐसी ऐसी नदियां जिनके बारे में शायद ही आप पहले सुने हो। अगर आप लोग अपने पास एटलस रखते तो और भी बेहतर रहता, लेकिन हम तो कह कह के थक गए, आप लोग एटलस लिए ही नहीं।
अब पढ़िए ऐसे ही क्या करना। एटलस अगर रहती है तो और बेहतर रहता। जैसे आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो एटलस रखिए, अगर आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ मत रखिए, बस एक पेज और पेन रखिए अपने पास और अपने दिमाग को अपने पास रखिए, वो कहीं भटकने ना पाए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर एक नदी बहती है, आप देख रहे हैं ना, ये उत्तर पश्चिम में एक नदी बहती है यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे। ठीक है, इस नदी का नाम है मैगडलिना नदी। क्या नाम है इस नदी का? नाम है मैगडलिना नदी। अब देखिएगा जो नाम आएंगे अपने आप में बहुत विशेषीकृत होंगे, एकदम अलग प्रकार के नाम अब आने वाले हैं सब। ठीक है, क्या नाम है इसका? मैगडलिना नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये कोलंबिया से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कोलंबिया के एंडीज से निकलती है। यहीं पर तो है एंडीज पर्वतमाला, यहीं से तो गुजरती है ऐसे, तो एंडीज से निकलती है और इधर चलती है तो कहाँ गिरती है? ये एंडीज से निकलकर कहाँ गिरती है? ये कौन सा सागर है? तो कैरेबियाई सागर। कहाँ गिरती है? कैरेबियाई सागर में अपना मुहाना बनाती है यह। तो पहली नदी की हम लोग बात कर चुके हैं, किसके बारे में? मैगडलिना नदी। आप लोग जिस समय देखेंगे मैप में ना खुश हो जाएंगे कि एक एक चीज बारीकी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, किसके बारे में बताया? मैगडलिना नदी। कहाँ से निकलती है? कोलंबिया से। कोलंबिया अर्थात कोलंबिया के पास जो उच्च भूमि है किसकी? एंडीज की। एंडीज से निकल करके सीधा कहाँ चली जाती है? कैरेबियाई सागर में गिरती है। ठीक, तो इस तरीके से एक नदी की, पहली नदी की बात कर चुके हैं। अब यहीं पर एक नदी और बहती है इसके पास में, उसका नाम है ओरोनिको नदी। यहाँ इसको भी समझ लेना जरूरी है, कुछ इस तरीके से बहती है इसे और आगे चल के गिर जाती है कहाँ? अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे इधर देखिएगा, कौन सी नदी है? इसको हम कहेंगे ओरोनिको नदी है। ओरोनिको नदी, इसकी क्या विशेषता है ओरोनिको नदी की, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओरोनिको नदी अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यह जो है गुयाना उच्च भूमि से निकलती है। गुयाना जो हाईलैंड है वहां से निकलती है। हम कहेंगे क्या? गुयाना उच्च भूमि से निकलती है। ठीक, पहली बात। और दूसरी कहाँ ये गिरती कहाँ है? तो गिरती है अटलांटिक महासागर में। इधर कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर है। तो अपना मुहाना कहाँ बनाएगी? तो हम कहेंगे यह अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। ये बात आपको क्लियर हो गई। ये किसके बारे में बता रहे हैं आपको? एक नदी है, उसका नाम है ओरोनिको नदी। इसके बारे में आपको समझाएं। ओरोनिको नदी की विशेषता क्या है? ओरोनिको नदी गुयाना उच्च भूमि, उसके बगल में है वेनेजुएला। वेनेजुएला में है पेट्रोलियम का भंडार इसी नदी के बेसिन में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसके बेसिन में क्या? इसके बेसिन में पेट्रोलियम का भंडार है। किसका भंडार है? पेट्रोलियम का भंडार है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि देश की स्थिति, तो आप बताइएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला में क्या है? पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है। नदी कौन सी है? ओरोनिको नदी है। ठीक है, वेनेजुएला की बात कर रहा हूं। और ध्यान दीजिएगा इसी की सहायक नदी है कौन सी? चुरुल नदी। इसकी एक सहायक नदी है, हम यहाँ लिख रहे हैं सहायक। क्या नाम है? चुरुल नदी। क्या नाम है इसका? चुरुल नदी है। ये ध्यान पूर्वक समझिएगा, चुरुल नदी। और इसी चुरुल नदी पर क्या है? एंजिल जलप्रपात है। क्या नाम है इसका? एंजिल जलप्रपात है यहाँ पर। ठीक है, एंजिल जलप्रपात, एंजिल वाटरफॉल, आपको याद होगा दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हम बताएंगे एंजिल जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल है ये। ठीक है, और इसी की घाटी में याद रखिएगा ये जो ओरोनिको है, ओरोनिको की घाटी में ही एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है कनाइमा। क्या नाम है?
कनाइमा, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, कनाइमा नेशनल पार्क किस नदी घाटी में है? तो आप बताइएगा ओरोनिको की घाटी में पड़ता है। क्या हम बताएंगे? कनाइमा नेशनल पार्क। क्या इतनी बात समझ आई? और चुरुड़ की सहायक नदी है कैरोनी। चुरुड़ की सहायक नदी कौन सी है? कैरोनी है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना है। अगर आप जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, अगर तत्काल में सर्च करके देख लें कि वेनेजुएला किस नदी पर है, तो ध्यान दीजिएगा वहां पर ऑप्शन में क्या आया हुआ है? ऑप्शन में आया हुआ है कैरोनी नदी के बारे में। ठीक है, कौन सी नदी है? कैरोनी नदी। अब आगे बढ़ते हैं, एक नदी के बारे में और विशेषताओं पर चर्चा कर लिए, नदी की कौन सी? ओरोनिको के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ साथ आप लोग भी लिखते जाइए और चित्र बनाते चलिएगा। ठीक है, ताकि किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना होने पाए। ठीक है, अब हम लोग अगली नदी पर बात करते हैं, जिसके लिए आज की मुख्य चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका नाम है कौन सी नदी? अमेजन नदी। सबसे मेन जो आज हमको चर्चा करना है वो अमेजन नदी पर बात करना है। दुनिया का सबसे बड़ा जिसका अपवाह क्षेत्र है, कौन सी नदी है? अमेजन नदी है ना? इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा थोड़ा ध्यान पूर्वक, अमेजन नदी का कुछ ऐसे है अपवाह प्रतिरूप के बारे में जब बात करेंगे, इसका अपवाह कुछ इस तरीके से पाया जाता है। ब्राज़ील में है, तो ब्राज़ील में कुछ इसका इसी प्रकार से मुहाना पाया जाता है। अमेजन के बारे में कुछ अलग से भी पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे अमेजन नदी, क्योंकि इस पर फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम लोग पहले इसके फैक्ट पर बात कर लेते हैं। अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा अपवाह किसका है, तो हम बताएंगे कि दुनिया में सर्वाधिक अपवाह किसका है? सबसे बड़ा जो अपवाह पाया जाता है वह है किसका? अमेजन नदी का। और इस नदी का जो अपवाह है वह कैसा है? वृक्षाकार है, डेंड्राइट फॉर्म में वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है इसका। ध्यान पूर्वक समझिए क्या होता है ये अपवाह प्रतिरूप। जैसे मान लीजिए कोई नदी बह रही है, तो कुछ इस तरीके से इसमें नदियां आकर मिलती हैं, इसे कहते हैं वृक्षाकार या डेंड्राइट फॉर्म में अब पैटर्न इसका जो बनता है। बात समझ आई? तो इसका भी ऐसे ही कुछ है, जैसे इसमें आके सहायक नदी मिलती है, जैसे निग्रो, फिर मिलती है मदिरा, इस तरीके से नदियां मिलती हैं ना, तो वृक्षाकार अपवाह बना देती है। ठीक है, तो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप किसका है? अमेजन नदी का है। और ये निकलती कहाँ है? ये निकलती है एंडीज पर्वत से, एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलती है। कौन सी नदी? एंडीज पर्वत से निकलती है। ठीक है, और इधर कहाँ गिर रही है? तो इधर आ रही है ये कहाँ? अटलांटिक ओशन में। इस बात को भी ध्यान देना है कि निकल कहाँ रही है और जा कहाँ रही है। ठीक है ना, ये एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और उसके बाद अपना एक चौड़ा सा मुहाना यहाँ बनाती है। दुनिया का सबसे चौड़ा मुहाना कौन सी नदी बनाती है? तो विश्व का सबसे चौड़ा मुहाना अमेजन नदी बनाती है। उसके बाद गिरती कहाँ है? तो हम बताएंगे अटलांटिक ओशन में गिरती है। फिर क्या, कहाँ गिरती है? तो हम कहेंगे गिरती है कहाँ? अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर में। ठीक, और क्या इसकी विशेषता है? विश्व का सबसे चौड़ा मुहाना, विश्व का सबसे चौड़ा मुहाना कौन सी नदी बनाती है? अमेजन। अमेजन के बारे में आपको बहुत सारे हम फैक्ट बताएंगे, ऐसा फैक्ट बताएंगे कि आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने सारे फैक्ट हमको पता है कि आपको बता देंगे। कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, अगर प्रश्न आया तो गारंटी है कि आप चालू करके आएंगे। ठीक है, बस ध्यानपूर्वक देखते जाइए। बस यहाँ पर विश्व का सबसे चौड़ा मुहाना कौन सी नदी बनाती है? तो हम बताएंगे अमेजन नदी। और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली कौन सी है? नाइल रिवर, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और अगर पूछा जाए सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो आप बताएंगे अमेजन। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर, लंबी नदी। अब बड़ी के मामले में बात किया जाएगा तो पहली है, लंबाई के मामले में जब बात किया जाएगा तो दूसरी है। बड़ी मतलब आयतन के दृष्टिकोण से, कितना इसका बड़ा मुहाना है, कहाँ कौन से कितने दूर से जल को लाती है, तो उसको कहते हैं क्या? कि अपवाह क्षेत्र। ठीक है, इस तरीके से है। तो इतने सारे फैक्ट इसके पता चले अभी आपको। और क्या जानना है अमेजन के बारे में वो देखते हैं।
इसको आप लोग लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसमें और सारे फैक्ट बताते हैं। हट रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बताते हैं। देखिएगा आगे और भी इसमें कुछ बातें हैं जो खास हैं आपके लिए। अमेजन नदी, अनगिनत फैक्ट हैं, जहां जहां से एग्जाम में प्रश्न आए हैं वो हम सब आपको बताएंगे। देखिएगा, अमेजन के बारे में जैसे बात करें, मान लीजिए जैसे अमेजन नदी है, अमेजन में से बहुत सारी इसमें सहायक नदियां जैसे आके मिल रही हैं, और दूसरी बात यहीं से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। क्या गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे अमेजन नदी है तो अमेजन नदी के पास में आसपास में जो वन पाया जाता है, जो वनस्पति पाई जाती है, उसको कहा जाता है सिल्वास वनस्पति। क्या कहते हैं? सिल्वास वनस्पति कहा जाता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्या बोलते हैं? सिल्वास वनस्पति कहा जाता है। और कहाँ पर है ये सब? तो हम बताएंगे यह सब विषुवत रेखीय क्षेत्र में। कहाँ? विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है सब वनस्पतियाँ। ठीक है, तो इस तरीके से कैसा वन है ये? तो हम बताएंगे यह सदाबहारी। कैसा वन है? सदाबहारी वर्षा वन है ये। कैसा वन है? सदाबहारी वर्षा वन है। ये आपको बता रहे हैं जो अमेजन नदी से संबंधित जो वन है उसके बारे में। और क्या इसकी विशेषता है? तो हम बताएंगे विश्व का सबसे सघन वन है। कैसा? सघन यानी सबसे घना वन है। और सबसे ज्यादा, बता दें आपको, सबसे ज्यादा जंतुओं और क्या वनस्पतियों की प्रजातियां यहीं पर पाई जाती हैं। प्रजातियां, स्पीसीज कहाँ पाई जाती हैं? तो ये विषुवत रेखीय जो वन है, ब्राजील का जो जंगल है, ठीक है, जो अमेजन नदी से संबंधित है, यहाँ पर पाया जाता है। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं? हम ये मान के चल रहे हैं कि क्लियर हो गई हो। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, काफ़ी गर्म क्षेत्र है, आप कह सकते हैं ट्रॉपिक जोन पड़ता है ये। ठीक है, यहाँ जो लकड़ी पाई जाती है जंगल में, वो आपको बता दें कि व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है वो। फिर किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो हम बताएंगे कि यहाँ जो जंगल पाए जाते हैं, यहाँ जो लकड़ियाँ पाई जाती हैं, वो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। किस दृष्टिकोण से? तो हम कहेंगे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लगभग 20% ऑक्सीजन दुनिया में यहीं से होकर जाता है, इसीलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हम कहेंगे इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या? पृथ्वी का फेफड़ा। ठीक है, तो यहाँ जो लकड़ियाँ हैं, जो सिल्वास वनस्पति है, ये हम बताएंगे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ना कि व्यापारिक दृष्टिकोण से। यानी इमारती लकड़ी नहीं है, इमारत इसके दम पर नहीं बनाई जा सकती है ना। तो इस तरीके से आपको ये बताए अमेजन नदी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी। एग्जाम में पृथ्वी का फेफड़ा पूछा गया है, सिल्वास वनस्पति पूछी जाती है, किस क्षेत्र में पड़ता है? विषुवत रेखीय क्षेत्र में। सदाबहारी वन है, ये सबसे सघन है, और यहीं पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों की तमाम वेराइटीज पाई जाती हैं, तरह तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं। ऐसी ऐसी यहाँ पर प्रजातियाँ जीव जंतुओं की अभी तक इस पर रिसर्च चल रहा है ना। इतना सघन वन है कि इंसान अगर गिर जाए वहाँ जा करके तो उठने की बाद में सोचेगा, वहाँ जीव जंतु लड़ाई कर लेंगे, पहले कौन खाएगा। इतना सघन वन है। कहते हैं ना, वहाँ पर दिखाता रहता है, आप टीवी में देखते होंगे डिस्कवरी वगैरह में, कि पेड़ ही इंसान को मार डालता है। एक मकड़ी आपको अगर स्पर्श कर ले तो उसके थोड़ी देर के बाद आपके शरीर नीली पड़ने लगेगी, उसके बाद काम खत्म, यहाँ से प्राण प्रिय हो जाएंगे प्रभु के। इस तरीके से ये अमेजन हुआ। अब यहाँ देखिएगा, अमेजन के बारे में थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं। यहाँ एक नदी मिलती है, इसका नाम है नीग्रो। क्या नाम है? रियो नीग्रो कहा जाता है, या नीग्रो भी आप कह सकते हैं। और नीचे से एक नदी आके इसमें मिलती है, इसका नाम है मदिरा। हम जब पढ़ाते हैं अकेडमी में तो वहाँ पर भी ये सारी बातें बताते हैं। कौन सी नदी है? मदिरा। ये सब सहायक नदियाँ, अगर आपके दिमाग में मात्र है अगर कि कौन कौन सी अमेजन की सहायक नदी है, तो भी आप एग्जाम में प्रश्न कर ले जाएंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नीग्रो और मदिरा। यहाँ नीग्रो के पास में पिछले लेक्चर में भी बताए थे, यहाँ पर एक क्या है? अंतःस्थलीय पोर्ट है, जिसका नाम है मानास या मौनस। ठीक है, क्या नाम है? मानास पोर्ट। मानास पोर्ट है यहाँ पर। कैसा है यह? तो आपको बताए थे कि अंतःस्थलीय है। कैसा है?
अंतःस्थलीय, यानी सागरीय तट पर नहीं है, काफी अंदर आने पर पड़ता है ये, ठीक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहां ये नदी अपना मुहाना बनाती है, कौन सी आपको बता रहे हैं, अमेजन नदी जब अपना मुहाना बनाती है तो वहां पर एक पोर्ट बनाती है, मकाबा पोर्ट। क्या नाम है? मकाबा पोर्ट। ये कैसा पोर्ट है? इसको रबर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रबर पोर्ट कहा जाता है। तो इतनी सारी बातें आप जान गए होंगे। तो अमेजन नदी निकलती कहाँ से? तो हम बताएंगे एंडीज से अपना उद्गम बनाती है, उद्गम स्थल, और उसके बाद बहते हुए सीधा कहाँ चली जाती है? तो हम बताएंगे आ जाती है अटलांटिक महासागर में, अपने जल को गिराती है। इसके मुहाने पर एक पोर्ट है, उसका नाम है मकाबा पोर्ट, जो कि रबर पोर्ट है। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फिर से इरेज कर रहे हैं, एक एक टॉपिक आपको बताएंगे और उसके बाद इरेज करते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आपको बताने हैं। ठीक है, फैक्ट का एकदम भरमार रहेगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए या लिखते चलिए हमारे साथ। ठीक है, अब स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि सारा सब कुछ जो है आपको एकदम बेहतर तरीके से बार बार इरेज करके बताते रहे, है ना। जितनी जो सुविधा है उतने में बेहतर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और वैसे भी जिसको पढ़ना है संसाधन नहीं मैटर करता है, बस उसको चीज़ें मिलनी चाहिए, और क्या, है ना। अब देखते हैं आगे। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखिए, पहले इधर देख रहे हैं ना, मैग्डेलिना की बात की है, फिर ओरोनिको की बात की है, उसके बाद सीधा चले आए कहाँ पर? ये अमेजन नदी, उसकी सहायक निग्रो और मदिरा के बारे में बात कर ली है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में पूछा तो कम गया है, लेकिन दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक नदी बहती है, इसका नाम है अरागुइया। क्या नाम है? ये है अरागुइया, इसमें मिलती है अरागुइया। और उसके बाद एक नदी इसमें और आके मिलती है, उसका नाम है टोकानिल्टस। ये दो नदियां हैं, और उसके बाद मुख्य धारा के रूप में बहती हुई आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, टोकानिल्टस। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं टोकानिल्टस, और क्या है? अरागुइया। फिर ये मुख्य धारा के रूप में जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक जरूरी फैक्ट बनता है, क्योंकि यहाँ एक पोर्ट है, उसका नाम है बेलम पोर्ट। क्या नाम है? बेलम पोर्ट नाम है इसका। एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये दो नदियों से संबंधित है, अरागुइया से और टोकानिल्टस से। अब प्रश्न चाहे यहाँ से पूछे या यहाँ से, आप बता ले जाएंगे। बेलम पोर्ट पूछ सकता है कि किस महासागरीय तट पर है, तो आप बताएंगे अटलांटिक के तट पर स्थित है ना। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ब्राजील से संबंधित है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से एक नदी है सैन फ्रांसिस्को नदी। क्या नाम है? सैन फ्रांसिस्को नदी। ध्यानपूर्वक समझिएगा, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को नदी है ये। ठीक है, अब सैन फ्रांसिस्को अगर पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि ये ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है। कहाँ से? हम बताएंगे ब्राजील उच्च भूमि से निकलती है। कहाँ से? ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है, और क्या? अटलांटिक महासागर में अपना क्या मुहाना बनाती है। एकदम क्लास के जैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आपको लगेगा नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि आप एकदम ऑफलाइन जैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को नदी ब्राजील उच्च भूमि, ब्राजील हाईलैंड से निकलती है और अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट था जिसके बारे में आपको बताना जरूरी था। अब ज़्यादा नहीं, मात्र 3 नदियाँ एक साथ आपको पढ़ाना बाकी है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं बस। यहाँ पर जगह कम है तो हम इसको इरेज कर रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, तीन नदियां एक साथ पढ़ेंगे। 3 नदियों में कौन कौन सी है? एक है पराग्वे, एक है पराना, और एक नदी और है पराग्वे, पराना, और एक का नाम है उरुग्वे। 3 नदियां ऐसे आती हैं नदियां, यहाँ आके मिलती हैं इस तरीके से। 3 नदियां हैं। एक का नाम क्या है? ध्यान से देखिएगा। अब इनके बारे में हम लोग अलग अलग कहीं अलग से फैक्ट पूरा लिख देंगे, हम इधर लिख देंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ से खूब प्रश्न आए हैं
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में आपसे परीक्षा में खूब पूछता है। पराग्वे के बारे में, पराना के बारे में, और एक और है कौन सी, तीसरे का नाम है उरुग्वे। इन तीनों के बारे में पढ़ना है हमको, ठीक है। हम जो है थोड़ा सा अलग से भी फैक्ट लिखेंगे, क्योंकि इसके बारे में खूब फैक्ट हैं। और लास्ट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा आज की, हमने बताया कि सबसे पहले हम किस नदी के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे पराग्वे के बारे में। ये कौन सी नदी है, तो हम बताएंगे ये पराग्वे है। फिर क्या है, फिर उसके बाद पढ़ती है पराना। कौन सी नदी है, पराना। यहाँ छोटे शब्द में लिख रहे हैं पराना नदी। और एक है इसी में क्या, उरुग्वे। कौन सी है, उरुग्वे। 3 नदियां हैं एक साथ। हम इधर अलग से भी बना दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कुछ इस तरीके से ऐसे आ रही हैं नदियाँ, ऐसे मिल रही हैं, ठीक है। पहली कौन सी है, तो हम बताएंगे पराग्वे है। और दूसरी कौन सी है, तो हम बताएंगे कि दूसरी है पराना। और तीसरी कौन सी है, तो हम बताएंगे यह है उरुग्वे नदी। देश का भी नाम है, वो अलग बात है, देश से हमसे मतलब नहीं है। पराग्वे उरुग्वे देश का भी नाम है, नदियों का भी नाम है, तो हमको पढ़ना रहेगा इनके बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे उरुग्वे के बारे में, फैक्ट देखेंगे कि उरुग्वे के बारे में क्या प्रश्न बनता है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यह सब जरूरी है, इसलिए इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। ये जो उरुग्वे नदी है ना, ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच सीमा बनाती है। क्या करती है, हम कहेंगे कि यह ब्राज़ील और किसके बीच, अर्जेंटीना के बीच कुछ दूर क्या करती है, सीमा साझा करती है, यानी सीमा बनाती है, ठीक। पहला फैक्ट। सिर्फ इतने पे बात खत्म नहीं होगी, उसके बाद ये नदी क्या करती है, अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच भी सीमा बनाती है। और फिर यह नदी क्या, अर्जेंटीना तथा उरुग्वे के बीच सीमा बनाती है। देख लीजिए कितनी बढ़िया विशेषता है, यानी कि 2 देशों के बीच ये सीमा साझा करती है। सबसे पहले किसके बारे में बता रहे हैं आपको, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच ये सीमा बनाती है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी दूर बहने के बाद क्या करती है, फिर एक देश है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के साथ क्या है, उरुग्वे, इनके बीच में भी ये क्या करती है, सीमा को साझा करती है। इसलिए नदी क्या है, महत्वपूर्ण है। ये है पहली आपको बताए हैं किसके बारे में, आपको उरुग्वे के बारे में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में, पराना के बारे में। पराना नदी, देखिएगा ये सब अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नदी है। ये पराग्वे और ब्राज़ील के बीच सीमा बनाती है। किसके, पराग्वे और ब्राज़ील के बीच सीमा बनाती है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्या करती है नदी, उसके बाद ये अर्जेंटीना और पराग्वे के बीच भी सीमा बनाती है। किसके बीच, अर्जेंटीना और किसके बीच, पराग्वे के बीच भी सीमा बनाती है। कौन सी नदी, पराना नदी, ठीक। एक और बचा है, ठीक है। इधर बता दिए किसके बारे में, उरुग्वे के बारे में। उरुग्वे के बाद किसके बारे में बताए, पराना के बारे में, है ना। और फिर क्या है, यहाँ पर क्या, कौन सी नदी है, पराग्वे है। पराग्वे के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। पराग्वे नदी, एक छोटा सा फैक्ट है पराग्वे के बारे में कि पराग्वे जो होता है ना, ये पराग्वे देश और अर्जेंटीना, पराग्वे प्लस क्या, अर्जेंटीना के बीच से होकर बहती है। दो देशों के बीच में क्या करती है, सीमा बनाते हुए यह नदी बहती है। इस तरीके से आपको बताए हम क्या, जितनी भी नदियाँ थी। देखिए आप नाम, पहले इतना तो लोगों को नाम भी नहीं पता रहता, जैसे मैग्डलिना के बारे में बताए, ओरोनिको के बारे में बताए, ब्राज़ील के बारे में बताए, और इसमें जो निग्रो आके मिलती है, मदिरा आके मिलती है, ठीक है। इस तरीके से ये नदी हुई। फिर क्या है, टोकांटिनस है, अरागुइया है, ये नदियाँ हैं जिस पर बेलम पोर्ट है, इसके बारे में आपको बताए, है ना। उसके बाद फिर आपको बताए फ्रांसिस्को नदी के बारे में। फिर नीचे आए तो हम लोग क्या पढ़े,
ये 3 नदियाँ महत्वपूर्ण पराग्वे, पराना और उरुग्वे नदी पढ़े हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात किया किसके बारे में, आज दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, आप लोगों के लिए जितना महत्वपूर्ण फैक्ट था वो सब कुछ बता ही रहे हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और भरोसा रखिए, आपको पूरा जियोग्राफी एकदम जीरो से हीरो वाली कहानी रहेगी, सारा सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, एकदम तप करके सब कुछ एकदम फैक्ट रख करके, चाहे जो स्थिति रहे, आपको लगातार पढ़ाते रहेंगे, सारे फैक्ट क्लियर होते रहें। आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सफिशियंट हो जाएगा। आपके दिमाग में चीज़ें घूमेंगी अगर आप कायदे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, बस थोड़ा ईमानदारी दिखाइएगा कि आप अपने हाथ में एक पेन और कागज़ लेके बैठा करिए और चीज़ें नोट करते चला करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप लोगों से कहें थोड़ा शेयर करिए और लाइक करवाइए जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, बाकी आप लोगों से अगले टॉपिक पर फिर मिलते हैं इसी के बारे में। ठीक है, थैंक यू।